नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। आज हम अष्टांग हृदय का जो सीरीज देशपांडे सर बना रहे हैं, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, पहले अध्याय से लेकर अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 15, 1 से 15 अध्याय तक हर चैप्टर का हिंदी भाषा में चर्चा प्राध्यापक देशपांडे एक सीरीज बना रहे हैं। हर एक वीडियो देखने की आप कृपा करें। तो आप चालू करते हैं अगला अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का चैप्टर नंबर 8, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान हिंदी भाषा में। अभी आज हम बात करेंगे मात्राशीतीय अध्याय। आयुर्वेद कहता है कि अभी सब चर्चा जो चल रही है ना, 3-4 अध्याय पहले से जो चल रहे हैं, आप तो जानते हैं कि वाग्भट ने शुरू में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला चैप्टर आयुष्कामी दीर्घजीवित ऐसे जैसा अध्याय लिख दिया है। तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए और दीर्घ आयुष्य भी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं एज ए टाइप ऑफ प्रिवेंशन, हम खुद को स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो कैसे हम प्रत्यक्ष में ला सकते हैं, इसके लिए आगे की सब चैप्टर की रचना की है। जैसे कि दिनचर्या अध्याय, डेली रेजिमेन, सीजनल रेजिमेन के लिए ऋतुचर्या नाम का अध्याय बताया गया है। उसके बाद द्रव द्रव्य विज्ञानीय, उसके बाद अन्न स्वरूप विज्ञानीय, उसके बाद अन्न रक्षा विधि की पहली बात कर दी, और उसके बाद अभी चलकर वो बोलते हैं कि जो भी अच्छा अच्छा खाना आपको मिल रहा है वो भी प्रॉपर मात्रा में ही लेना उचित है। अब वो जो अब खाना खाएंगे, वो ज्यादा खाएंगे तो भी हमें शरीर को तकलीफ हो जाएगी, और कम खाएंगे तो भी तकलीफ हो जाएगी। जिसको और पोल्यूटेड भी खाएंगे, दूषित खाएंगे, तो उसको भी तकलीफ हो जाएगी। तो आयुर्वेद अभी जो मतलब चालू जमाने में भी हम ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जैसे ओबेसिटी है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, ये सब ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एक दफा है। और जो डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा मिलती है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें कम खाने की वजह से विटामिन डेफिशिएंसीज, मिनरल डेफिशिएंसीज, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, इसी हिसाब से मैरास्मस, क्वाशियोरकर, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम और अंडर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो इस अध्याय का जो मतलब सिद्धांतिक विचार है वो वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 8 अष्टम अध्याय मात्रा शीतीय में ये सब सिद्धांत बताए गए हैं। इस अध्याय में आहार की मात्रा, कितना खाना चाहिए, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। सही मात्रा में पथ्य आहार भी ना ले, मतलब ठीक ठाक खाना है फिर हम कम खाते रहेंगे तो वो रोग कारण बन सकते हैं। हमारी ओज कम हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। आहार की मात्रा जाठराग्नि को प्रदीप्त करती है। सभी प्रकार के आहार द्रव्य इसलिए मात्रा की अपेक्षा करते हैं। सब बोलते कि मात्रा होनी चाहिए। गुरु आहार जो हेवी टू डाइजेस्ट फूड है, कैलोरी हाई कैलोरी फूड है, फैटी सब्सटेंसेस है, वो अर्ध सौहित्य, स्पेसिफिक वर्ड है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपको। अर्ध सौहित्य बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिलहाल मैं इसी तरह से, जैसे पहले भी कहा था कि कुछ मार्किंग्स मेरे को मिल जाती है, तो यहाँ पर मार्किंग करने की मैं कोशिश करूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाउ कैन आई कैन गेट इट दैट पर्टिकुलर मार्कर ओवर हियर, बट आई विल ट्राई एंड लेट अस सी। जैसे कि ये देखिए अभी नहीं, इसकी बजाय आप क्या लिख सकते हैं, ये नहीं चलेगा मेरे को, ठीक है, अभी ये छोड़ देते हैं। अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसके बजाय हमारे जो कर्सर चल रहा है ना उसके ऊपर आप ध्यान देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, गुरु आहार अर्धसंवित्य अर्थात तृप्ति उत्पन्न करने वाली मात्रा से आधी मात्रा में लेना चाहिए। जो लघु आहार होता है, लाइट टू डाइजेस्ट जो फूड है, वो तृप्ति करने वाली मात्रा से थोड़ा सा कम ही लेना चाहिए। अत्यल्प भोजन जो जो लोग देते हैं, जिसको अभी डाइटिंग की एक फैशन चल रही है, आपको आप तो जानते होंगे कि जीरो फिगर बोलते हैं ना, जीरो फिगर डाइट। तो वो बहुत ही लोग कम खाते हैं, ये इसका परहेज इसका परहेज, और बाद में उनको बहुत वात दोष प्रकोपित होने के कारण संधिवात की बीमारी हो जाती है, वार्धक्य में अल्जाइमर हो सकता है, कोई कभार पार्किंसन की भी शिकायत आ सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे वात प्रकोप होने से बल हानि हो सकती है, एजिंग प्रॉब्लम आ सकते हैं। अति भोजन, दिस इज द वेरी कॉमन, अति भोजन है तो सब पूरे विश्व का प्रॉब्लम बन चुका है अभी, ओवर न्यूट्रिशन। ये तीनों दोष वात पित्त कफ बिगड़ जाएंगे, प्रकुपित हो जाएंगे। इसके साथ क्या हो जाएगा, आम की उत्पत्ति होती है। अब आम एक एंडोजिनस या एक्सोजिनस टॉक्सिन को, विष जैसे पदार्थ अपचन के द्वारा जो निर्माण होता है, उसको आयुर्वेद में एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है,
जिसको आयुर्वेद पारिभाषिक संज्ञा कहा जाता है, उसका नाम है आम। ये फल बिल नहीं है, फ्रूट नहीं है, फ्रूट का बात नहीं कर रहा हूं मैं। आम मतलब होता है विष, विष सदृश पदार्थ जो अपचन के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, अग्नि की दुर्बलता से अपक्व आहार हो जाता है। इसी से जो प्रथम रस आमाशय में उत्पन्न होता है उसे आम कहलाते हैं। आम भोजन या आमावस्था कई व्याधियों की उत्पत्ति करती है, क्योंकि स्रोतोरोध के प्रमुख कारण ये आम है। आयुर्वेद कहता है कि हर एक पैथोलॉजी में, पैथोजेनेसिस में, व्याधि की निर्मिति में ये स्रोतोस जो है ना, रसव, रक्तव, मांसव, ये चैनल्स जो है हमारे शरीर के, उसमें रुकावट आ जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, और ज्यादातर वजह ये आम का होता है। ठीक है, जिसमें अलसक नाम की एक बीमारी होती है, विसूचिका नाम की बीमारी हो सकती है आम के द्वारा। ये देखिए, अलसक क्या है? आमावस्था होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करने से आमाशय में वात पित्त कफ प्रकुपित होकर अन्न को दूषित करते हैं। इसमें आहार ना तो मुख से निकलता है, ना तो गुद से बाहर आता है, न ही उसका पचन होता है। तो क्या हो जाएगा? केवल आमाशय में वो जो अपचित अन्न है वो निष्क्रिय पड़ा रहता है। सिर्फ पड़ा नहीं रहता, वो शल्यवत पीड़ा करता है। इट्स वेरी इरिटेटिंग, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस पैदा कर देता है पूरे हमारी पेट में। विसूचिका, आमावस्था रहने पर अधिक भोजन करने से आमाशय में तीनों दोष प्रकुपित होकर अन्न को दूषित करते हैं। ये तो पहली स्टेप सेम ही है। इसमें आहार अलग तरीके से, मतलब मुख्य मार्ग से या गुद मार्ग से या दोनों मार्ग से, जिसको बोलते हैं वोमिटिंग या लूज मोशंस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी और जुलाब दोनों की शिकायत, वो बाहर निकलता हुआ विविध प्रकार की वेदना एवं सूची के समान वेदना करता है, जिसको हम कॉलरा की तरह भी देख सकते हैं। दंडालसक, दंड, दंड का मतलब स्टिफ। जब दोष अतिशय दूषित हो जाते हैं तो स्रोतों में आम के द्वारा अवरुद्ध होने के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन, दोष शरीर में तिर्यक प्रविष्ट होकर शरीर को दंडे के समान स्तब्ध कर देते हैं। ये आम की निर्मित जो होते हैं किस में होती है? तो विरुद्ध आहार लेने से ये आम की निर्मित होती है। अध्यशन करने से, मतलब भोजन के पचने से पूर्व फिर बाद में भोजन करना, रिपीटेटिव ईटिंग, अजीर्ण के द्वारा भी आमन की निर्मित होती है। इन तीन स्थितियों में भोजन करने से अभ्यस्त व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला आम अत्यंत भयंकर होने के कारण उसको आम विष ऐसे कहलाते हैं। इज लाइक ए टॉक्सिन। आमदोष के सामान्य लक्षण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 25th चैप्टर में बताए गए हैं, जो कहते हैं स्त्रोतोरोध, ऑब्स्ट्रक्शन, मलावरोध, कॉन्स्टिपेशन, वातावरोध, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रॉब्लम्स, अपक्ति, इंडाइजेशन, बल हानि, लॉस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, गुरुता, निष्ठीवन, थुक्काना, अरुचि, लॉस ऑफ टेस्ट एंड क्लम, मतलब थकावट बिना किसी एक्सर्शन से, मतलब आप कुछ श्रम नहीं करते, श्रम के बिना ही जब आप थक जाते हैं तो उसको क्लम बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, आम का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है? पहला तो विष है तो अपतर्पण करना चाहिए, ज्यादा खाया हुआ है निकल देना चाहिए। अल्प दोष में पहला तो लंघन कर सकेंगे, फास्टिंग। मध्यम दोष हो तो लंघन और पाचन, मतलब त्रिकटु जैसी टैबलेट दे सकते हैं, आम पाचक वटी दे सकते हैं। प्रचुर दोष, ज्यादा दोष बढ़ गए हैं तो कभी कभार शोधन, पंचकर्म भी करना पड़ेगा। पहले तो निदान विपरीत चिकित्सा करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जन, जो कॉजेस है वो हमें निकाल देनी चाहिए, फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। अध्याय 13 में इस प्रकार बताया गया है, पाचनीय दीपनीय औषधि द्वारा, पाचनीय दीपनीय औषधों से सिद्ध स्नेह, मेडिकेटेड घी या स्वेद के द्वारा शोधन समीपस्थ मार्ग से, जब आमाशय में तकलीफ ज्यादा है तो वमन करवाए, जब आंत्र में तकलीफ ज्यादा है तो विरेचन करवा सकते हैं। अलसक में क्या करना है? अभी त्वरित वमन देना है। मदन फल और वचा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसके बाद स्वेदन का इस्तेमाल करेंगे, फलवर्ती देंगे और भुषम स्विन्नम, संकुचित अंगों पर कुछ सेक देंगे। विसूचिका में पार्षणी एडी में कुछ मतलब ट्रीटमेंट की हम कोशिश करेंगे, उपवास का उसका सलाह देंगे और विरिक्तवत उपचार करेंगे। ठीक है। दंडालसिका, दंडालसक अचिकित्सा बताया गया है क्योंकि वो शीघ्र मारक माना जाता है। दंडालसक
आमविष भी अचिकित्स है, क्योंकि इसमें भी विरुद्ध उपक्रम करना पड़ता है। शीत और उष्ण दोनों चिकित्सा हानिकारक हो सकती है। विष के द्वारा, विष जो है ना वो उष्ण चीजों से बढ़ता है, और आम मतलब शीत चीजों से भी ये विष बढ़ सकता है या उसका और फैलाव हो सकता है। अजीर्ण की उत्पत्ति के लिए आयुर्वेद ने कारण बताए हैं। समशन, अध्यशन, विषमाशन, विरुद्ध आहार, विष्टंभी भोजन, मंदाग्नि, विदाही भोजन, अति जलपान करने से भी। ध्यान से सुनिए, अभी का जमाना चल रहा है कम से कम दिन भर में 2 लीटर पानी पीनी चाहिए। ऐसे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स, मॉडर्न जो मेडिसिन की जो जर्नल्स होती है, नियतकालिक होती है, उसमें बता दिया जाता है। फिर आयुर्वेद का थोड़ा अलग विचार है। आयुर्वेद कहता है कि पानी का भी पचन होने की जरूरत है। तो जितनी जितनी तृष्णा है, आपको प्यास लगती है, उसी हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से पानी का सेवन करना है। अदरवाइज अति जलपान के जन्य भी कुछ व्याधियां हैं। क्रोध, भूखा रहने से अजीर्ण या अपचन की उत्पत्ति होती है। समशन का मतलब क्या है? पथ्य और अपथ्य मिलाकर भोजन लेना, इसका मतलब समशन है। अध्यशन का मतलब होता है खाया हुआ भोजन पचे बिना भोजन करना, वो अध्यशन, एक्सेसिव ईटिंग। विषमाशन मतलब विषम मात्रा में, विषम काल में भोजन करना, जैसे कि मध्य रात्र में आप खाना खाते हैं तो ये विषम भोजन है। अजीर्ण के सामान्य लक्षण, एक तो विबंध हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, या मल अति प्रवृत्ति हो जाएगी, लूज मोशंस। वात का प्रतिलोम होना, ढकार आते हैं, और कुछ इधर नौशिया जैसी, रुल्लास जैसी शिकायत हो जाती है। आत्मान, पेट फैल जाता है, फूल जाता है, गुरुता होती है, गैस होता है, भ्रम, ग्लानि हो जाता है। अजीर्ण के भेद 4 भेद माने गए हैं, जैसे कि आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। आमाजीर्ण के जो है उसमें कफ अक्षिगंड में शोफ आ जाता है, यहाँ पर सूजन आ जाएगी, गुरुता, पूरे शरीर हेवी हो जाएगा, प्रसेक, रुल्लास, लालास्त्रा हो जाएगा, खाए हुए अन्न के समान उद्गार, बेल्चिंग आ जाती है। विष्टब्ध, ये वात के द्वारा होता है, या आमाजीर्ण में कफ दोष है, विष्टब्धा में वात दोष की प्रिडोमिनेंस है, विदग्ध जीर्ण में पित्त दोष की शिकायत ज्यादा है, और रसशेषाजीर्ण अलग है। विष्टब्धाजीर्ण में वात दोष होने से पेन इज द मेन, शूल हो जाएगा, विबंध हो जाएगा, आत्मान, गैस, शिथिलता आ जाएगी, पूरे शरीर को कार्य शक्ति चली जाएगी। पित्त के द्वारा विदग्धाजीर्ण में अम्ल उद्गार, मतलब जो है ना वोमिटिंग, नौशिया जो है ना, सावर टेस्ट मुंह में आ जाएगी, प्यास लगेगी, ज्यादा तृष्णा हो जाएगी, दाह, बर्निंग सेंसेशन, मोह, कंफ्यूजन एंड गिडीनेस। रस शेषाजीर्ण क्या है? उद्गार शुद्ध हो जाने पर अन्न में अरुचि और रुद में पीड़ा होना। अभी विलंबिका के बात करते हैं। इस रोग जो है, विलंबिका नाम की जो व्याधि है, अतिशय रूप से लीन होने के कारण विलंब से ही शरीर से वो दोष बाहर निकलते हैं। ये वात कफ के लक्षणों वाली होती हैं, और तथा लक्षण आमाजीर्ण के समान भी हो सकते हैं विलंबिका व्याधि में। अभी चिकित्सा, अजीर्ण का सामान्य चिकित्सा सूत्र अपतर्पण। अजीर्ण में मंदाग्नि विशेष रूप से होती है, अतः रोगी किसी भी प्रकार की औषध पचाने में भी असमर्थ होता है। तो अजीर्ण के इनडाइजेशन जब होता है ना, तो गोलियां खाने की बजाय कुछ मत खाइए, खाना भी मत खाइए और गोलियां भी मत खाइए, यह आयुर्वेद का कहना है। पहले सिर्फ फास्टिंग करना चाहिए। इसीलिए लंघन कराकर, दिन में बिना भोजन किए हुए शयन आदि कराकर भोजन जीर्ण करने का प्रयास करना, पचन हजम होने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब पहले हुआ खाना जो आम है वो पचन हो जाएगा, दोष पाचन हेतु अग्निदीप्ति के कारण दीपन पाचन औषधि का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे पंचकोलास है, त्रिकटु चूर्ण है। अजीर्ण के रोगी को अतिशय पीड़ा होने पर भी शूल औषध, शूलनाशक औषध नहीं देनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का कहना है, क्योंकि मंदाग्नि के कारण वो किसी भी औषध को पचाने में असमर्थ होता है, यह प्रॉब्लम है। ठीक है। आमाजीर्ण में लंघन, विष्टब्धाजीर्ण में वात का प्रॉब्लम है, स्वेदन करना, फर्मेंटेशन, पेट को सेक देना। विदग्धाजीर्ण में वमन करवाना ज्येष्ठ मत के द्वारा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। रसशेषाजीर्ण में सोते रहना बिना भोजन के लिए दिन भर में। विलंबिका आमाजीर्ण के समान ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं लंघन द्वारा। भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन का काल कैसा होना चाहिए? मलमूत्र प्रवृत्ति हो जाने पर, पहले आप टॉयलेट, यूरिन साफ होना चाहिए, उद्गार शुद्ध होने पर, भूख लगने पर और वातानुलोमन होने पर, अग्नि प्रदीप्त होने पर, दोषों का अपने मार्ग में रहने पर आप भोजन ठीक ठाक करना चाहिए। ये सब कंडीशंस हैं, आप कब अच्छा तरह से भोजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन का प्रमाण,
उदर के 4 भाग आप इमेजिनरी, देयर शुड बी सम 4 पार्ट्स ऑफ योर एब्डोमेन, 4 भाग कर दीजिए उदर का, पेट का। 2 भाग जो है वो अन्न लेना चाहिए, 1 भाग द्रव भाग और 1 भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। पूरा पेट भर कभी भी खाना नहीं चाहिए। भोजन विधि, अपने स्वास्थ्य और प्रकृति का विचार कर भोजन लेना चाहिए। भोजन षड रस वाला, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, स्निग्ध होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, पचन में हल्का होना चाहिए, लघु, स्नान करके, ना बहुत धीरे ना बहुत जल्दी, असे द्रव बहुल ये अन्न पदार्थ आप लेनी चाहिए। भोजन का क्रम कैसे होना चाहिए? पहले तो मधुर रस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद गुरु, स्निग्ध पदार्थ, फिर अम्ल और लवण पदार्थ, और अंत में कटुतिक्त कषाय, बटर मिल्क, तक्र लास्ट में लेना चाहिए आपने। कारण भोजन के उपरांत जो इमीडिएटली आफ्टर फूड, पहले तो कफदोष, मतलब 3 घंटे तक, 3 से 6 घंटे तक पित्त, और 6 घंटे के बाद वात दोष का प्राबल्य खाना खाने के बाद के पीरियड में रहता है। इसलिए पहले कफवर्धक खाना चाहिए, फिर पित्तवर्धक खाना चाहिए, और अंत में वातवर्धक आहार लेना चाहिए। प्रतिदिन सेवनीय ऐसे कौन से पदार्थ हैं हमारे खाने में? पहला तो शाली धान्य, चावल जैसा पदार्थ, गेहूं है, जौ, जांगल, मांस। षष्टिक चावल का एक भेद है, चौलाई, जीवंती, कच्ची मूली, बथुआ, हरड़, आंवला, द्राक्षा, परवल, मूंग बहुत बेहतरीन है, ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल, शर्करा, घृत, घृत बेस्ट। हर रोज थोड़ा थोड़ा घी खाना चाहिए। फॉरगेट अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, कैसी चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो रिसर्च हुआ है वो सॉल्टेड बटर पर हुआ है। हमारे जो गऊ का जो घी होता है, काउस घी, थोड़ी मात्रा में, पहले आप कोलेस्ट्रॉल जांच करवा लीजिए, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो घी को बिल्कुल मत डरना, आप 1 चम्मच घी हर रोज खाते रहना, और दूध भी पीते रहना, तो उससे ब्रेन अच्छा रहेगा और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स कम आ जाएंगे। वर्षा जल, दूध, मधु, अनार, सेंधव, ये सब भी का प्रयोग नित्य, मतलब बीच बीच में ऐसा हर रोज हम कर सकते हैं। प्रतिदिन दररोज कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? हर रोज नहीं खाना चाहिए, इंटरमिटेंटली यू कैन टेक, बट दही, उड़द, अंकुरित धान्य, जिसको मोड़ हुए, मतलब जो स्प्राउटेड हम ग्रेन्स कहते हैं, कि जो ज्यादातर मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं कि ये प्रोटीनस होता है, जिम जाने के लिए खाना चाहिए वगैरह, हर रोज नहीं खाना चाहिए। पिट्ठी से बने पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, सेम, अपक्व मूली, फाणित, यवक, कुर्चिका, शुष्क मांस, इन सभी को कभी कभी ही खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए। अभी बात करेंगे अनुपान की। अनुपान एक स्पेशल कंसेप्ट है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है आपको, विद्यार्थी गण ध्यान से सुनिए। जो द्रव्य अन्न गुणों से विपरीत हुए भी अन्न के साथ विरोध नहीं करते, उसको अनुपान कहलाते हैं। अनु का मतलब है आफ्टर, और पान का मतलब है पीना। खाना खाने के बाद में जो पिया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। मेडिसिन लेने के बाद, अनु मतलब बाद, बाद में जो लेते हैं उसको अनुपान बोलते हैं। अनुपान से क्या लाभ होता है? अन्न का सर्व शरीर में फैल जाता है, अंग में दृढ़ता आ जाती है, ऊर्जा मिलती है हमें, तृप्ति हो जाती है, क्लीनता, मॉइस्चर मिल सकता है, और पाचन हो जाता है। अनुपान किसको नहीं करना चाहिए? हर रूल को, हर नियम को एक अपवाद वाग्भट ने बता दिया है। श्वास व्याधि में अनुपान देने की जरूरत नहीं है, ब्रेथलेसनेस में, कास, कफ होता है, पीनस, साइनोसाइटिस, जो कफ वाली चीजें ज्यादा है शरीर में, तो पान करने की क्या आवश्यकता है? ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि, ईयर, नोज, थ्रोट के प्रॉब्लम, ऑफ्थेल्मिक प्रॉब्लम, स्वर भेद, सो होर्सनेस ऑफ वॉइस, लगातार बोलने वाले रोगी, प्रमेह, व्रण, गलरोग और अक्षय रोग, इसमें अनुपान नहीं करना चाहिए। एक देखिए यहां पर लिखा है कि अन्न विशेष अनुपान, कौन सी अन्न के साथ कौन सा अनुपान लेना चाहिए। कृष्ण व्यक्ति को सूरा अनुपान अच्छा होता है, स्थूल व्यक्ति को मधुदक, हनी वाटर, शहद के साथ पानी, पर गर्म नहीं करना है, शहद गर्म नहीं करना है, कभी भी शहद गर्म नहीं करना है, ठीक है, और गर्म चीज के साथ भी नहीं लेना है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर और शहद ले सकते हैं आप। शोष में मांसरस अनुपान होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस व्याधि होती है, तो शोष, कैंसर होता है, HIV होता है, शोष हो गया, हाँ, जिसको वेट लॉस हो गया। अग्निमांद्य में हम द्राक्षारस जैसे मद्यपान कर सकते हैं, मेडिकेटेड, मैं बात कर रहा हूँ ड्रिंक की, आस्वारिष्ट की बात कर रहा हूँ। जौ और गेहूं जब लेते हैं तो शीतल जल अनुपान ठीक ठाक है। दही लेते हैं, कर्ड, मधु, शहद, विष मध्य के लिए शीतल जल अनुपान ठीक है। पिट्ठी के बने पदार्थों के लिए उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। फैटी सब्सटेंसेस जब खाते हैं हम तो उसके बाद गरम गरम पानी पीना चाहिए, ठीक है। रोगी है, बालक है, वृद्ध है, इसके लिए दूध एक बेहतरीन अनुपान है। सब्जी और दाल के साथ मस्तु या तक्र, तक्रम शक्र से दुर्लभम, बटर मिल्क इज द बेस्ट अनुपान फॉर द डाइजेशन पर्पज। अम्ल और कांजी भी ले सकते हैं। तो इसके आगे है आहार पाचन क्रिया।
ये देखिए आहार हम खाते हैं तो प्राणवायु के द्वारा निगलने की प्रक्रिया होती है, निश्वास अन्न प्रवेशकृत, उसके बाद आमाशय में अन्न जाएगा तो क्लेदक कफ वहां पर मौजूद है, समान वायु है और पाचक पित्त है। क्लेदक कफ क्लेदन कर्म करेगा, समान वायु अग्नि का संदुक्षण करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, एंजाइमेटिक सिक्रीशंस, पाचक पित्त पाचन का काम करेगा, सब डाइजिन एंजाइम्स काम करेंगे, ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, इरेप्सिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ग्रहणी में जाठाग्नि के द्वारा संघात भेद हो जाएगा। आहार रस आकाशाग्नि और वायुवाग्नि के द्वारा पंचभूत अग्नि है, उसके द्वारा वात यहाँ पर जब काम करेगा, अप्याग्नि के द्वारा पित्त का उसका बैलेंस रहेगा, और जो है पृथ्वी अग्नि उसके द्वारा हम कफ का ये विचार कर सकते हैं। ये भूताग्नि से भी पचन व्यापार कंटिन्यू होएगा, और उसके बाद ये पचा हुआ जो अन्न है वो हृदय तक यकृत के द्वारा हार्ट तक लिया जाएगा व्यान वायु के द्वारा, और सर्व शरीर में उसका न्यूट्रिशियस जो फूड है उसका विक्षेपण किया जाएगा और शोषण भी किया जाएगा। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है आयुर्वेद के हिसाब से। इसके लिए हमें रसाग्नि धात्वाग्नि की जरूरत होती है। टिश्यू लेवल पर जब हम मेटाबॉलिज्म की प्राप्त करते हैं, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्त्याग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि, इसको भूतादि पाक कहते हैं। इसके द्वारा ये शरीर धारण पोषण का काम होते हैं। अभी ये खत्म हो गए, यहाँ पर ये शरीर धारण पोषण खत्म होगी बात। अजीर्ण रोगोत्पत्ति में क्या हो जाता है, अग्निमांद्य प्रथमता होता है अजीर्ण में, उसके अपक्व अन्न अजीर्ण रहता है, और इसके द्वारा कफ के प्रिडोमिनेंस के द्वारा अमाजीर्ण, पित्त के द्वारा विदग्धाजीर्ण, वात के द्वारा विष्टब्धाजीर्ण, और रसशेष आहार दैनंदिन व्यापार में रसशेषाजीर्ण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8 की हिंदी भाषा में की हुई चर्चा। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक एक बात है कि जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए, पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना भी जरूरत होती है। तो ये वीडियो आप जरूर लाइक शेयर कर दीजिए, ऐसे में हाथ जोड़कर आपको विनंती करता हूं। प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आगे चलकर देशपांडे सर हमेशा वीडियोस बनाते रहते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर बनाते रहते हैं, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, सबके लिए। तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे।